नमस्ते, मैं रमेश कुमार, 72 वर्षीय ईपीएस 95 पेंशनभोगी हूं। मैं एक दशक से लड़ रहा हूं। अपने सबसे बुरे वर्षों में मैं सम्मान और अस्तित्व के लिए नहीं लड़ना चाहता था। आप देखिए, एक फैक्ट्री में 35 साल काम करने के बाद मैंने सोचा कि मेरे सुनहरे साल शांतिपूर्ण होंगे। लेकिन यहां मैं एक सप्ताह के लिए किराने का सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पेंशन के साथ गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। हर महीने मुझे पेंशन के तौर पर सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। क्या आप आज के भारत में उस आधार पर जीने की कल्पना कर सकते हैं? अकेले मेरी दवाओं की कीमत उससे अधिक है। मुझे अपनी रक्तचाप की दवा बंद करनी पड़ी क्योंकि मैं अब इसे वहन नहीं कर सकता था। हम विलासिता नहीं मांग रहे हैं। कम से कम हम तो सम्मान से जीने को कह रहे हैं। महंगाई भत्ता और चिकित्सा लाभ के साथ 7500 रुपये प्रति माह, हम बस इतना ही मांग रहे हैं। इस देश के निर्माण में अपना पूरा जीवन लगाने के बाद भी इतना कुछ मांगना बाकी है। मैंने अपने दोस्तों, साथी पेंशनभोगियों को दवाएं खरीदने के लिए खाना छोड़ते देखा है। मैंने देखा कि वे अपने बच्चों से मिलने में असमर्थ थे क्योंकि वे बस का किराया वहन नहीं कर सकते थे। यह देखकर मेरा दिल टूट जाता है कि जो लोग कभी सम्मानजनक नौकरियों में थे, वे अब ऐसी दयनीय स्थिति में कैसे रह रहे हैं। हमने विरोध किया, हमने याचिका दायर की, हमने भीख मांगी, लेकिन हमारी आवाजें हवा में खोई हुई लगती हैं। सरकार वादे तो करती रहती है, लेकिन नतीजे कहाँ हैं? हमें कब तक इंतजार करना होगा? हम इस तरह कब तक जीवित रह सकते हैं? कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वहां कोई सुन रहा है? क्या वे जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है? क्या उन्हें परवाह है? हम 78 लाख ताकतवर हैं, लेकिन अदृश्य हैं। हमारे संघर्ष और भविष्य के लिए हमारी उम्मीदें। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जानते हैं, जब हमने यह लड़ाई शुरू की थी, हम में से अधिकांश 60 वर्ष के थे। अब, एक दशक बाद, मेरे कई साथी प्रदर्शनकारी 70 और 80 के दशक में हैं। कुछ लोग उस न्याय को देखे बिना ही मर गए जिसके लिए वे लड़े। मुझे यह सोचकर दुख होता है कि जिस देश की उन्होंने सेवा की, उसे भूलकर वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमने हर कोशिश की, हमने पत्र लिखे, धरना दिया और अधिकारियों से मुलाकात की। जब तब हमसे कहा जाता है, आपका काम हो गया है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। हम झूठे वादों की अंतहीन धारा में डूबते नजर आ रहे हैं। हम में से अधिकांश लोग अब विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए यात्रा करने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। क्या आप विडंबना की कल्पना कर सकते हैं? हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम उस लड़ाई में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। अब, जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, हम एक चौराहे पर हैं। कोई कहता है नोटा दबाओ, कोई कहता है सोच समझकर वोट करो। लेकिन सच्चाई यह है, हम थक चुके हैं। राजनीतिक फुटबॉल बनने से थक गए। चुनाव के मौसम में लात मारी गई और तुरंत भूल गए। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह अब हम दोनों के बारे में नहीं है। यह एक उदाहरण स्थापित करने के बारे में है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि श्रमिकों की भावी पीढ़ियों को बुढ़ापे में समान संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, हम अदृश्य नहीं हैं। हम 78 लाख मजबूत हैं। हमारे पास ऐसे परिवार हैं जो हमारे संघर्षों को देखते हैं। हमारे पास वोट हैं और हमारा सम्मान है। मैं अपने साथी नागरिकों से अपील करता हूं, हमें मत भूलना। अपनी आवाज हमारे साथ उठाए। क्योंकि आज हम हैं, लेकिन कल आप हो सकते हैं। हमें दान नहीं चाहिए। हम वही चाहते हैं जो सही है। हम दशकों की कड़ी मेहनत से अर्जित सम्मान और सुरक्षा चाहते हैं। क्या यह बहुत ज्यादा मांगना होगा? अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जिस देश को बड़ों का सम्मान करने पर गर्व है, हम यहां तक कैसे पहुंचे? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। इस बूढ़े आदमी की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। चूंकि हमारी लड़ाई जारी है, हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। हमें अपनी लड़ाई के लिए सभी के समर्थन की आवश्यकता है।
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी आवाज़ सोशल मीडिया पर सभी के साथ साझा करें।